कल्पना कीजिए कि चीन और अमेरिका युद्ध में हैं और अमेरिका हार गया। मान लीजिए कि चीन दुनिया की निर्विरोध महाशक्ति बन जाता है और सजा के तौर पर चीन अमेरिका को हर तरह से तोड़ता है और फिर कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, टेक्सास और न्यूयॉर्क जो अमेरिका से छीन लिया जाता है, जो अब तक के सबसे अमेरिकी शहर का घर है। मान लीजिए कि अमेरिका अब नहीं रहा। एक अमेरिकी के रूप में यह आपका दिल तोड़ देगा, लेकिन चलिए इसे एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका में अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो स्वतंत्र नहीं हुए हैं, लेकिन फिर चीन आता है और कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा में चीनी कम्युनिस्ट समर्थक सरकारें स्थापित करता है। शायद कनाडा और मैक्सिको भी। कोई भी इन नए राष्ट्राध्यक्षों को कठपुतली सरकारें कह सकता है जो केवल बीजिंग को जवाब देती हैं, लेकिन यह वहां नहीं रुकता। चीन के साथ सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए अचानक चीन को कैलिफोर्निया मिल जाता है। चीन की सेना और चीनी परमाणु हथियारों को अमेरिका के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। अब यदि अमेरिका और कैलिफोर्निया के बीच कोई संघर्ष होता है, शायद एक सीमा विवाद, एक विमान की आकस्मिक गोलीबारी आदि, चीन की पूरी ताकत एक पल में अमेरिका पर राज करेगी। मुझे यकीन है कि यह आपको थोड़ा असहज महसूस कराएगा, लेकिन चलते रहो। फिर कुछ साल बाद चीन शायद कनाडा को उस सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए कह रहा है। फिर उसके कुछ साल बाद फ्लोरिडा, और फिर अंत में वे खुले हाथों से गठबंधन में न्यूयॉर्क का स्वागत कर रहे हैं। यह अंतिम तिनका है। चीन पहले ही अमेरिका से बहुत कुछ छीन चुका है और अब उन्हें न्यूयॉर्क के बाद भी आना होगा। अमेरिका का सार, जहां हमारी सारी संस्कृति और फिल्में केंद्रित हैं, वह वाशिंगटन डीसी से कुछ ही घंटों की दूरी पर है। निश्चित रूप से न्यूयॉर्कर्स के पास अमेरिकियों की तुलना में थोड़ा अलग उच्चारण है, लेकिन हम व्यावहारिक रूप से वही हैं। चीनी के लिए न्यूयॉर्क गिरना लाल रेखा होगी। इस काल्पनिक में अमेरिका अभी न्यूयॉर्क पर हमला कर रहा है। वास्तव में उनके लिए चीन के सैन्य गठबंधन में शामिल होने की प्रतीक्षा करने से कम जोखिम भरा होगा। हम अब न्यूयॉर्कर्स को मुक्त कर सकते हैं और चीनी सेना की पूरी ताकत के बिना राज्यों में उनका स्वागत करें। लेकिन अगर हम उनके चीन के सैन्य गठबंधन में शामिल होने की प्रतीक्षा करते हैं तो सब कुछ खो जाएगा। यूक्रेन रूस के लिए वही है जो अमेरिका के लिए न्यूयॉर्क है। अमेरिका ने व्लादिमीर पुतिन को बनाया और यूक्रेन अमेरिका की गलती है। लेकिन यह समझने के लिए हमें सोवियत संघ के पतन के समय में वापस जाना होगा। लेकिन आपको सोवियत संघ के बारे में बताने से पहले मैं आपको वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ बताऊंगा और दिखाऊंगा। Защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. The largest invasion of a neighboring country in Europe since World War II. रूसो-यूक्रेनी युद्ध एक जारी सशस्त्र संघर्ष है जो फरवरी 2014 में शुरू हुआ, जिसमें मुख्य रूप से एक तरफ रूस और रूस समर्थक सेनाएं शामिल थीं और दूसरी ओर यूक्रेन। संघर्ष शुरू में क्रीमिया की स्थिति और डोनबास के कुछ हिस्सों पर केंद्रित था, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। संघर्ष में 2014 में क्रीमिया के रूसी कब्जे, 2014 से वर्तमान तक डोनबास युद्ध शामिल है। 2021 से यूक्रेन की सीमाओं के पास नौसेना की घटनाएं, साइबर युद्ध, राजनीतिक तनाव और रूसी सैन्य निर्माण। रूस ने 22 फरवरी 2022 को अलगाववादी नियंत्रित क्षेत्रों में सेना को स्थानांतरित कर दिया। यह उसी वर्ष 24 फरवरी को यूक्रेन पर पूर्ण रूसी आक्रमण में परिणत हुआ। Members of the Ukrainian parliament who voted overwhelmingly to remove President Viktor Yanukovych have welcomed the decision to declare him constitutionally unable to carry out his duties. Yanukovych has declared it illegal. यूरोमेडन विरोध और 22 फरवरी 2014 को यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटाने के बाद और यूक्रेन में रूसी समर्थक अशांति के बीच बिना प्रतीक चिन्ह के रूसी सैनिकों ने क्रीमिया के यूक्रेनी क्षेत्र के भीतर रणनीतिक पदों और बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण कर लिया। 1 मार्च 2014 को रूसी संघ की फेडरेशन काउंसिल ने सर्वसम्मति से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में सैन्य बल का उपयोग करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। क्रीमिया की वापसी पर रूसी सैन्य अभियान की शुरुआत के बाद कई दिनों बाद संकल्प को अपनाया गया था।
रूस ने क्रीमिया संसद पर कब्जा करने के बाद रूस द्वारा आयोजित व्यापक रूप से आलोचना किए गए स्थानीय जनमत संग्रह के बाद क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जिसका परिणाम क्रीमिया के स्वायत्त गणराज्य के लिए रूसी संघ में शामिल होना था। अप्रैल में यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूसी समर्थक समूहों द्वारा प्रदर्शन यूक्रेनी सरकार और स्वघोषित डोनेट्स्क और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक के रूसी समर्थित अलगाववादी ताकतों के बीच युद्ध में बदल गया। अगस्त में रूसी सैन्य वाहनों ने डोनेट्स्क ओब्लास्ट के कई स्थानों में सीमा पार की। सितंबर की शुरुआत में यूक्रेनी सेना की हार के लिए रूसी सेना द्वारा घुसपैठ को जिम्मेदार माना गया था। नवंबर 2014 में यूक्रेनी सेना ने रूस से पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी नियंत्रित भागों में सैनिकों और उपकरणों की गहन आवाजाही की सूचना दी। एसोसिएटेड प्रेस ने विद्रोही नियंत्रित क्षेत्रों में 40 अचिह्नित सैन्य वाहनों की आवाजाही की सूचना दी। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन को ऑसी भी कहा जाता है। इसके एक विशेष निगरानी मिशन ने डीपीआर नियंत्रित क्षेत्र में बिना प्रतीक चिन्ह के भारी हथियारों और टैंकों के काफिले को देखा। ओएससी मॉनिटरों ने आगे कहा कि उन्होंने मानवीय सहायता काफिले की आड़ में रूसी यूक्रेनी सीमा पार करने वाले वाहनों और सैनिकों के शवों को परिवहन करते हुए देखा। अगस्त 2015 की शुरुआत में ऑसी ने कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के लिए रूसी सैन्य कोड के साथ चिह्नित 21 से अधिक ऐसे वाहनों को देखा। द मॉस्को टाइम्स के अनुसार रूस ने संघर्ष में रूसी सैनिकों की मौत पर चर्चा कर रहे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को डराने और चुप कराने की कोशिश की है। ओएससी ने बताया है कि उसके पर्यवेक्षकों को संयुक्त रूसी अलगाववादी ताकतों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों तक पहुंच से वंचित कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के अधिकांश सदस्य जिन्होंने क्रांतिकारी यूक्रेन में रूस के कार्यों के लिए निंदा की है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने और यूक्रेनी संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कई देशों ने रूसी व्यक्तियों या कंपनियों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लागू किए। अक्टूबर 2015 में द वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि रूस ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद का समर्थन करने के लिए यूक्रेन से सीरिया में अपनी कुछ कुलीन इकाइयों को फिर से तैनात किया है। दिसंबर 2015 में रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वीकार किया कि रूसी सैन्य खुफिया अधिकारी यूक्रेन में काम कर रहे थे, हालांकि जोर देकर कहा कि वे नियमित सैनिकों के समान नहीं थे। और उसके बाद फरवरी 2019 को यूक्रेन के 7% क्षेत्र को यूक्रेनी सरकार द्वारा रूसी अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। लेकिन रूसियों ने वहां की जमीन पर कब और कैसे कब्जा कर लिया? सबसे पहले यह जानने के लिए कि उन्होंने ऐसा कैसे किया और क्यों किया, हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मैं आपको अपने अगले वीडियो में सोवियत संघ के इतिहास और इसके टूटने के बारे में बहुत ही रोमांचक अपडेट दूंगा, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। एक बार फिर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। अपना ध्यान रखना।